हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 126 बनाएंगे। अभी तक हम हिंदी की 125 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको फिर भी नहीं मिल पा रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ से आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले डालना होता है आपको क्रमांक, जैसे मैंने डाला। हमारे ये 126 नंबर की पाठ्य योजना हिंदी की, यानी कि हम 125 पाठ्य योजना बना चुके हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। आपके जो भी क्रमांक हो 1, 2, 3 वो आप डालिए। उसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स में इंट्रोडक्शन लिखना होता है अपना। कॉपी में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, और जब हम कक्षा में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं यानी प्रस्तुतिकरण करने जाते हैं तब भी हमको वहाँ पर ये डालना होता है। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अपना। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको अपना नाम लिखना है उसमें, क्योंकि अब आप स्टूडेंट टीचर हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं। यानी कि यदि आप अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, और अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब आपसे जब से आप बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी कोई भी व्यावसायिक शिक्षा कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तब से आपके सामने शिक्षक लग जाता है। आप चाहे कहीं पे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप टीचर हैं तो आप पढ़ रहे हैं। जब तक आप छात्र अध्यापक या अध्यापिका, और जैसे ही आपको वो मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो आप शिक्षक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, यानी कि जिस भी विद्यालय में आप प्रैक्टिस टीचिंग करने जाते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। फिर आता है विषय। विषय हमारा हिंदी है। उपविषय है गद्य, हिंदी के अंदर, यानी हमने गद्य टॉपिक लिया है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है। समय अवधि, यानी जितने भी टाइम पीरियड में आप ये पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ डालना है। तो वो है 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता है वो डालें। दिनांक, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें आप यहाँ पे पीरियड भी डाल सकते हैं जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है टॉपिक, यानी प्रकरण। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारा टॉपिक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। लेकिन हम कॉपी में इस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तब हम प्रकरण सबसे बाद में डालते हैं। जब हम प्रस्तुतिकरण के से पहले उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब डालना है। को यदि आप पहले से डाल देंगे तो आपके जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है उनको पूछने का जो आप हमारा मोटो होता है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक क्लास में नहीं डालते। क्लास में हम जब उद्देश्य कथन बोलेंगे तब हम टॉपिक को डालते हैं। हमारा पहला पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि होते हैं हमारे विषय से संबंधित, यानी कि हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ लिखना होता है। तो हिंदी विषय पढ़ाने के हमारे जो भी सामान्य उद्देश्य हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मैंने पूर्वानुसार इसलिए लिखा है क्योंकि सभी पाठ्य योजना के लिए सामान्य उद्देश्य एक समान होते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको सामान्य उद्देश्य की पिक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी कि हम ये टॉपिक बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं होती, आप 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। कमेंट करके स्टूडेंट पूछते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य ये रहेगा कि विद्यार्थियों को अभ्यास ईश्वरचंद्र विद्यासागर से भली भांति अवगत कराना तथा अध्याय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ करना। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक आदि हम यहाँ पर सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से परिचित है, वो हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तावना, जिसमें कि हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि आप लिखेंगे क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, क्रिया या प्रश्न, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। विद्यार्थी व्यवहार, प्रश्न या क्रिया या हेडिंग, जो भी आपको फॉर्मेट में दिया गया हो वो लिखें। फिर हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनसे प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे हम अपने टॉपिक पर पहुंच सके। उनके पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेते हैं
और नवीन ज्ञान से उनको कनेक्ट करते हैं। यानी कि हम कक्षा में जाते से ही एकदम से अपने टॉपिक को पढ़ाने नहीं लगना है, हमको उनका पूर्व ज्ञान के आधारित कुछ जनरल क्वेश्चन करना है। यानी कि हम उनको रिलैक्स कर रहे हैं और नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को बर्डन नहीं लगता है पढ़ाई को पढ़ने में, और नया टॉपिक वो जल्दी से समझ पाते हैं यदि उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर रहता है। यहाँ पे हम उनसे प्रश्न करेंगे, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? तो बच्चे कहेंगे नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक शिक्षा है। हम उनको बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना कैसी आदत है? तो झूठ बोलना बुरी आदत होती है, ये बच्चे हमको बताएंगे। फिर हमारे समाज की कुछ बुराइयाँ, प्रथा या आदतें बताइए। तो बच्चे बताएंगे बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज आदि, और लड़ना झगड़ना, बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संभावित आदर्श उत्तर लिखना होता है। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने इन्हें दूर करने का प्रयास किया। तो इसमें बच्चे जानते हैं क्योंकि हम उन्हें पढ़ा चुके हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो हम अगला प्रश्न इसी में से उठाकर उनसे ले लेंगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर की जीवनी के बारे में क्या जानते हो? तो ये वो नहीं जानते हैं बाकी, बस उन्हें समाज सुधारकों में इनके नाम पढ़े हैं, या हो सकता है एक आध बच्चा कुछ टूटा फूटा आंसर दे दे। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर आता है हमारा, जैसे हम और मैंने आपको बताया था कि जब हम उद्देश्य कथन बोलेंगे उसी समय हमको प्रकरण डालना है, जो कि हमने खाली छोड़ के रखा है। टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर हम डाल देंगे ईश्वरचंद विद्यासागर, और डालते ही डालते, लिखते ही लिखते हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन पॉइंट प्रस्तुतिकरण, जहाँ से हम पाठ को पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर का जो पाठ है आदर्श वाचन करेंगे, हम उसको यहाँ डैश करके लिख देंगे। आदर्श वाचन में हम क्या करेंगे कि छात्र अध्यापिका शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, गति एवं उचित हाव भाव के साथ गद्यांश का स्वस्वर वाचन करेंगी। विधि हम आप यहाँ पर हमारी वाचन विधि हो गई। और बच्चे यहाँ विद्यार्थी व्यवहार में हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श वाचन के बाद हम उच्चारण संशोधन भी करते हैं, यानी कि कुछ कठिन शब्दों को हम बताएंगे और उच्चारण कराएंगे उनसे, बच्चों से। तो यहाँ पे कथन और पठन पाठन विधि का पाठन विधि का इस्तेमाल होगा। बच्चे उच्चारण करेंगे, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं कुछ: विद्यासागर, विद्वान, महापुरुष। ये सारे क्या है, सूटकेस, बैलगाड़ी, ये सब उनके लिए नए शब्द है, तो ये हम इनको उच्चारण कराएंगे। स्वस्वर वाचन, छात्र अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को अवतरण का उचित गति, हाव भाव एवं शुद्ध उच्चारण के साथ स्वस्वर वाचन करने का आदेश देंगी। यहाँ पर पठन पाठन विधि का इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी क्या करेंगे, आदेश अनुसार पाठ का शुद्ध उच्चारण एवं उचित गति, स्वर व भाव के साथ अवतरण का स्वस्वर वाचन करेंगे। फिर उसके बाद क्या, हमने यानी उनसे स्वस्वर वाचन करा लिया, या हम इसको अनुकरण वाचन भी कह सकते हैं कि बच्चे पाठ का अनुकरण करेंगे, जैसा शिक्षक ने पढ़ा है वैसा का वैसा वो उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है काठिन्य निवारण, यानी कठिन शब्दों का हम बच्चों को अर्थ बताएंगे, विभिन्न विधियों से बता देंगे, पर्यायवाची बता देते हैं, वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं, अपोजिट बता देते हैं। इस तरीके से हम सब मतलब जो हम हमारे पाठ पढ़ने और अनुकरण वाचन के दौरान जो कठिन शब्द आते हैं उनका हम बच्चों को अनेक विधियों द्वारा अर्थ बताते हैं। तो प्रसिद्ध का मतलब मशहूर होता है, सम्मान का आदर, माफ़ी का क्षमा, इन सारे शब्दों का और भी कठिन शब्द आप पाठ के लिख सकते हैं। यहाँ पर अर्थकथन विधि का इस्तेमाल हुए, बच्चे शब्दों को दोहराएंगे। फिर निरीक्षण का, शिक्षक छात्रों को शब्दार्थ उतारने को कहेंगे तथा लिखित कार्य का निरीक्षण करेंगे। बच्चे कठिन शब्द उतारेंगे, ये विद्यार्थी व्यवहार में आपको लिखना है। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि जो भी हमने पाठ को उनको पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न कर लेंगे और यहाँ पर बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे, कुली ना देखकर युवक ने क्या कहा, युवक का सामान खोजने वाला कौन था। तो इस तरीके के कुछ हम प्रश्न कर लेंगे
बच्चों से उसके जो भी वो उत्तर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि जो भी आपने कक्षा में कार्य किया है उसको आपको श्यामपट्ट पर प्रारूप बनाकर लगाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड शीट लेंगे और उस पर शब्दार्थ लिख देंगे और इसको श्यामपट्ट कार्य श्यामपट्ट प्रारूप हेडिंग दे देंगे। आप पिछले वीडियोस में देख लेंगे, अभी मैं इस मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने आपको सिर्फ वर्बली बता दिया है। आप पीछे आपको कई पाठ्य योजना में मिल जाएगा और अगली पाठ्य योजनाओं में भी मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि आपने पाठ को पढ़ा दिया तो अब आता है उसका रिवीजन कराने की बारी। तो आप कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेते हैं, जैसे युवक पैसा देने लगा तो आदमी ने क्या कहा, अंत में युवक को क्या सीख मिली, और भी प्रश्न जो आपको लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पुनरावृत्ति कुछ आप प्रश्न कर लेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम देख सकें कि हमारे द्वारा सिखाया हुआ बच्चों को कितना आ पाया। इसको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें आप जब भी पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं तो उनको खोलकर पढ़कर बता सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है और आप प्रश्न भूलते भी नहीं हैं। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। हम बच्चों को होमवर्क देंगे, जैसे सामान्य कक्षा में देते हैं वैसे ही हम उनको होमवर्क देंगे। अपने प्रदेश के किसी महापुरुष के बारे में 5 वाक्य लिख के लाइए। तो ये हो गया उनका गृह कार्य। उसके बाद आता है टिप्पणी। इसको आप पर्यवेक्षक टिप्पणी भी हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के बताएंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था, या आपकी आवाज़ कैसी थी, बच्चों पर आपका नियंत्रण था या नहीं, आप कक्षा में सभी बच्चों पर ध्यान दे पा रहे थे कि नहीं, बच्चे आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे या नहीं, प्रश्न सरल थे यानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएंगे। क्या आपको अगला सुधार करना है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही लिखें या बुरा ही लिखें, हो सकता है आपको सिर्फ सुझाव अकेला दे दें कि अगली में आप बस इतना कीजिए, बाकी आपका परफेक्ट है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।